आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लोग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज आप हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड के पीछे लिखा मिल ही रहा होगा। रस सूत्र के व्याख्याता। यूजीसी हो, टीजीटी, पीएचडी हो, सब में ये प्रश्न बहुत ही सामान्य रूप से आता है कि रस सूत्र के व्याख्याता कौन है और उनका जुड़ा हुआ सिद्धांत या वाद कौन है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप सहज ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज आप पढ़ेंगे रस सूत्र के व्याख्याता। बहुत आराम से सीखिएगा। है तो काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का एक टॉपिक। इसमें कई बार दिक्कत आती है और कई बार आप भूल से जाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुछ चीज़ें ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, कुछ चीज़ें बड़े अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए, असल में ये जो पूरा कहानी किस्सा शुरू होता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू होता है। रस सूत्र उन्होंने ही दिया था, तो रस के लिए आपको पता ही कि आपको भरत मुनि और क्लास 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उनकी किताब का नाम था नाट्य शास्त्र। ये भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते थे और आता भी है आपको। लेकिन आगे का किस्सा जो रस सूत्र की हम बात करने आ रहे हैं, वो वास्तव में आता कहाँ से है। इसके 6ठे अध्याय में एक इन्होंने सूत्र रूप में लिखा हुआ है, आप में से प्रत्येक बच्चा उसको जानता भी है। विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोगात्रस्य निष्पत्ति। तो उसमें सबका नाम है, ठीक है। विभाव अनुभाव संचारी भाव से के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उनका जो ये मत है, विभाव बस आराम से समझने की आवश्यकता है, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से, भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन अब बाद वाले आचार्यों के लिए कुछ काम तो होना चाहिए ना। तो भरत मुनि ने फॉर्मूला बढ़िया से बताया, लेकिन बाद के आचार्यों के लिए अगर आपको काम चाहिए था, तो उन लोगों ने इस संयोग का अपने अकॉर्डिंग अर्थ लगाया। बात समझिएगा, इस संयोग का अपने अकॉर्डिंग अर्थ लगाया और इस निष्पत्ति का, जो निष्पत्ति वर्ड लिखा गया है, इसका अपने अनुसार अर्थ लगाया। तो वही अर्थ आपको सूझना है और वही रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। तो 4 प्रमुख व्याख्याकार आप पढ़ते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि 4 प्रमुख व्याख्याकार हैं। तो एक एक करके उन सभी व्याख्याकारों के नाम और उनका आपको मत पढ़ना है। तो पहले व्याख्याकार हैं आपके भट्ट लोलट। आराम से बस देखते जाइए और सीखते चले जाएंगे। भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट जो थे, तो उनका जो मत है उसको हम कहते हैं उत्पत्तिवाद। उसका मत का नाम है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद, ठीक। तो ये उत्पत्तिवाद वास्तव में है क्या? तो उत्पत्तिवाद का तात्पर्य है आपका कि विभावानुभाव संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच कार्य कारण संबंध है। वो कार्य कारण संबंध को स्वीकार करने के पश्चात बताते हैं कि विभावादि कारणों से स्थायी भाव जागृत होने पर रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने क्या लगाया? तो आपको एक बात समझ में, उत्पत्तिवाद में निष्पत्ति का जो अर्थ बना वो क्या बन गया? निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। एग्जाम इसी को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में पूछता रहता है, तो आपसे गलती न हो, ठीक है। अभी मैं इनके दर्शन भी बताऊंगा अंत में, कि आपको याद हो जाए कि किस दर्शन से संबंधित हैं, वो भी आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब ये पोष्य पोषक संबंध को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। परिपुष्टि किया जाना, यानी कि पोष्य पोषक संबंध अगर आ गया तो भी आप समझ लीजिएगा कि किससे है। ये सारे वर्ड अगर आपके दिमाग में चले गए तो आप इसको समझ लेंगे, पोष्य पोषक संबंध, ठीक है। इतनी बातें इनके विषय में जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब आचार्य शंकुक आते हैं इसके बाद। बहुत छोटी सी क्लास है, आपको केवल उन मतों को समझते चला जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मत के बारे में बस जानना, और वो जान जाएंगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। भट्ट लोलट, इसके बाद आएंगे भट्ट शंकुक, और लास्ट में बताऊंगा किस दर्शन से कौन संबंधित है। वो सबसे सिंपल सा है। तो आचार्य शंकुक के वाद को आप सभी जानते होंगे, हर बच्चा, कि इसे अनुमितिवाद कहते हैं। अनुमितिवाद क्या कहते हैं? अनुमितिवाद।
अनुमितिवाद। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं समझना, बेसिक समझना है। अब यहाँ अनुमिति का मतलब ही है, बेसिक सी बात है कि यहाँ पे निष्पत्ति का अर्थ क्या इन्होंने लिया, अनुमिति को लिया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या ले लिया, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति को ले लिया। निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से आएगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, समझते जाओगे आसानी से कर लोगे। ठीक, अब इसीलिए इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि ये एक पूछता है चित्र तुरंग दृष्टांत या चित्र तुरंग न्याय से संबंधित कौन सा आचार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्र तुरंग न्याय का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो उसकी अवधारणा भी इन्हीं से संबंधित है। चित्र तुरंग न्याय, तुरंग मतलब अश्व या घोड़ा होता है, इससे संबंधित अगर आ गया, एग्जाम में पूछता है तो आप बता देंगे कि ये भट्ट शंकुक से ही संबंधित है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो यही सारी बेसिक सी चीजें अगर जानते रहोगे तो अनुमिति सिद्धांत को आप आसानी से कर लोगे। ठीक, मतलब जो चित्र में बना हुआ अश्व है न तो सत्य है न ही मिथ्या है, तो इसी तरह इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया था केवल अनुमिति के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं भट्टनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की भी दृष्टि से, कई बार यूजीसी टीजीटी पीजीटी इन सब में वो आते रहते हैं। कारण क्या है, जो भट्टनायक थे, भट्टनायक, इन्होंने जो मत दिया वो तो आपको जानना ही है, लेकिन ये भोगवाद के प्रवर्तक हैं, जिसे आप भुक्तिवाद बोलते हैं। इनके मत को कहा जाता है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद को ही आप भोगवाद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए, वो चीज जानिए, एग्जाम बार बार पूछता है, साधारणीकरण की अवधारणा के लिए। ये किस लिए प्रसिद्ध हुए, तो आप कहेंगे सर साधारणीकरण की अवधारणा के लिए। साधारणीकरण, ये जो साधारणीकरण है, आप एक तरह से समझ लीजिए कि अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो रिचर्ड्स आएंगे, रिचर्ड्स भी ऐसी ही कुछ धारणा दे करके जाते साधारणीकरण की, यानी कि जर्नलाइजेशन की बात करते हैं। साधारणीकरण की मैं कभी और नेक्स्ट क्लास में छोटी सी 5-10 मिनट की क्लास लेके आऊँगा कि होता क्या है और किस आचार्य ने इसे किस रूप में परिभाषित किया। ये भी यूजीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनका जो मत है वो भोगवाद है, मतलब रस पाठक द्वारा भोगीकृत होता है। इन्होंने कहा रस जो है पाठक द्वारा भोगीकृत होता है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वही चीज समझ लीजिए। रस की क्या है, यहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या लिया होगा, तो आप कहेंगे सर भुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या लिया होगा, तो इन्होंने भुक्ति लिया है। ठीक है, रस का पाठक क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। साधारणीकरण इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम व्याख्याता जो है वो है अभिनवगुप्त। बहुत ही सिंपल सी बात है, अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त ये चौथे अंतिम प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। इनका मत आप सभी जानते हैं, अभिव्यक्तिवाद था, ध्वनि सिद्धांत से भी जुड़े थे। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद इन्होंने मत दिया था। तो अभिव्यक्तिवाद में इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया होगा, तो आप तुरंत बता देंगे सर निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लिया होगा। तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ किससे लिया, तो आप कह देंगे सर अभिव्यक्ति ले लिया था। जो वाद है वही तो लेंगे, अतिरिक्त तो कुछ लेंगे नहीं, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, और ये अभिव्यक्तिवाद को बोलते हैं, कुल मिलाकर के 4 मत आपको पढ़ने थे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, यूजीसी ने पूछने का थोड़ा बहुत तरीका बदला और पूछने लगा कौन किस दर्शन से, किस मत से, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो उसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक है, आराम से देखना और पूरी तरह से समझने का प्रयास करना चारों व्याख्याता किस तरह से हैं। आपको एक बात तो याद हो गई कि सबसे पहले आए भट्ट लोलट, उसके बाद आए भट्ट शंकुक, उसके बाद आए भट्टनायक, और अंतिम में आए आपके अभिनवगुप्त। यहां तक तो हर बच्चे को याद है, रससूत्र के 4 व्याख्याता, चारों का क्रम यही है। ये किस दर्शन से संबंधित है, इनके लिए आपको एक चीज याद करनी है, याद करना है मीन सास। मीन सास, मीनसास याद कर लेना है। तो किस दर्शन से संबंधित हैं आप तुरंत याद हो जाएगा। मी का मतलब हो जाएगा मीमांसा, ये मीमांसा से संबंधित थे।
ये न्याय से संबंधित थे, न्याय दर्शन। भट्टनायक सांख्य से, और ये शैव दर्शन से। तो आप बड़े आसानी से ये चारों चीजें ही बता पाएंगे। अब एग्जाम में इससे जुड़े जब भी प्रश्न आएंगे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसी तरह आगे आपको अगला चरण पढ़ाएंगे, साधारणीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।